सो टॉपिक नेम हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टोरेज क्लासेस इन S3। ठीक है। टॉपिक की देखो रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा, हमने EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज पढ़ा था, राइट। EBS में जनरली AWS हमको दो डिफरेंट या तीन डिफरेंट टाइप का स्टोरेज देता है ओवरऑल, राइट। एक हमारा SSD डिस्क के बेस पे स्टोरेज है, और एक HDD डिस्क के बेस पे स्टोरेज है, और एक हमारा है मैग्नेटिक डिस्क के बेस पे स्टोरेज, राइट। फिर फर्दर हमारे SSD में हमारे पास दो टाइप के स्टोरेज आते हैं, राइट। जनरल पर्पस और आपका प्रोविजन आईओप्स। सेम HDD की बात करता हूँ आपसे, तो वहाँ पे ST1 और SC1 आते हैं, और मैग्नेटिक टेप ड्राइव जिसको आप बोलते हैं, वो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड, वो स्टोरेज हमारा डिफरेंट, मतलब स्टोरेज टाइप हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपको मैंने बताया था कि स्टोरेज को वॉल्यूम्स में क्लासिफाइड करने का फायदा क्या हुआ। कोई आप बता सकता है कि मतलब AWS ने डिफरेंट डिफरेंट टोटल 6 टाइप के वॉल्यूम टाइप हमको क्यों दिए, उसके बेनिफिट्स हमें क्या हुआ, मतलब क्या अचीव हमने किया उस चीज से। देखो, इसका सिंपल सा आंसर ये था कि हमारे एप्लीकेशन का ऐसा रिक्वायरमेंट था कि हमें, कभी कभी मैंने आपको बताया था कि हमें इतने जितने आयोप्स हमको मिल रहे हैं उतने आयोप्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता। लेकिन AWS क्या कहता है कि स्टोरेज का जो बिलिंग सिस्टम काम करता है ना, वो बेस्ड ऑन वॉल्यूम टाइप, वॉल्यूम का साइज, और टोटल नंबर ऑफ आईओप्स आपने कितने प्रोविजन कर रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम टाइप हमें अपनी एप्लीकेशन के लिए चाहिए, जितने आईओप्स, जितना थ्रूपुट हमें चाहिए, अपने लोड को हम अंडरस्टैंड करते हैं, अपने रिक्वेस्ट ट्रैफिक को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वही वॉल्यूम टाइप हम अपनी एप्लीकेशन के लिए या सर्वर के लिए क्रिएट करके चलते हैं। टू रिड्यूस द स्टोरेज कॉस्ट ओवरऑल, वॉल्यूम टाइप्स का अगर आपसे कोई पूछे व्हाई AWS हैज बीन कैटेगराइज्ड स्टोरेज इनटू वॉल्यूम टाइप्स, तो कस्टमर के लिए एक बेनिफिट मिला कि हम लोग चाहे तो स्टोरेज की कॉस्ट को एक एप्रोप्रिएट वॉल्यूम लेके रिड्यूस कर सकते हैं। अरविंद, यही तो आइडिया था ना इसके पीछे। हाँ देवेंद्र, कॉल में हो ना। यस सर, यस सर। ठीक है। तो सेम अगर मैं स्टोरेज की क्लासेस की आपसे बात करता हूँ, S3 स्टोरेज की क्लासेस, तो बाय डिफॉल्ट AWS ने हमको क्या करके दिया, ऑब्जेक्ट लेवल के स्टोरेज को फर्दर कैटेगराइज कर दिया स्टोरेज की क्लासेस में। क्योंकि उन्होंने बोला कि जो सिंपल स्टोरेज सर्विस है ना, ये एक ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज है, और कस्टमर इसको कब यूज करता है, जब उसको कोई भी आर्काइव, कोई भी बैकअप, कोई भी फोटोज, इमेज लॉन्ग टाइम के लिए बैकअप लेना हो तब। मैंने बोला कि यार, लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग अगर बैकअप लेते हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि थोड़ा स्टोरेज की कॉस्ट को हम रिड्यूस कर पाएं। जो ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज AWS से हमने लिया है, उससे स्टोरेज की कॉस्ट रिड्यूस होगा, तो कस्टमर ज्यादा एफिशिएंटली हमारे ऑब्जेक्ट लेवल के स्टोरेज को यूज कर पाएगा। तो AWS ने बोला कि हम आपको जो टोटल स्टोरेज की क्लासेस यहाँ पे दे रहे हैं, स्टार्टिंग विद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड स्टोरेज। फिर आपका स्टैंडर्ड, अगला क्लास भी स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं IA। ठीक है। सर जो आपने बताया था स्टैंडर्ड स्टोरेज, आप बताओगे ये वही वाला है सर ये? हाँ, अभी मैं ये स्टोरेज की क्लासेस लिख लेता हूँ, फिर बात करते हैं इस पे, ठीक है। ओके। तीसरा हमारा होता है इंटेलिजेंट टियरिंग। फोर्थ हमारा होता है वन जोन IA। फिफ्थ होता है ग्लेशियर। और सिक्स स्टोरेज की क्लास जो होता है हमारा, डीप आर्काइव। ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द S3 स्टैंडर्ड, S3 स्टैंडर्ड IA, S3 इंटेलिजेंट टियरिंग,
S3 वनजोन आईए, S3 ग्लेशियर एंड S3 डीप आर्काइव। बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा, जो भी ऑब्जेक्ट हम बकेट के अंदर अपलोड करते हैं, तो डिफॉल्ट क्लास जो उसको मिलता है ऑब्जेक्ट को स्टोरेज का, दैट इज योर स्टैंडर्ड। यानी कि AWS आपसे बोलता है कि अगर आप स्टैंडर्ड क्लास में अपना डेटा रखते हैं तो स्टोरेज का कॉस्ट आपको सबसे ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टोरेज जो आपको लगा के दे रहे हैं ना बैकएंड से, वो स्टोरेज आपको डाउनलोडिंग का स्पीड, अपलोडिंग का स्पीड, आपके डेटा को रीड करने का स्पीड प्रॉपर आपको मिलेगा। आप ऐसा रिपोर्ट नहीं करोगे कि हमें थोड़ा सा लेटेंसी मिल रहा है डेटा डाउनलोड करने में, ऐसा कुछ। तो AWS ने जो सबसे अच्छा स्टोरेज की क्लास आपको दे रखा है S3 में, दैट इज योर स्टैंडर्ड। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड आईए आता है, फिर आपका इंटेलिजेंट टीयरिंग आता है, फिर वन जोन आईए, फिर आपका ग्लेशियर और फिर आपका डीप आर्काइव। सबके स्टोरेज के चार्जेस आपके अलग अलग हैं। तो लेकिन इनके यूज केसेस भी कहीं ना कहीं अलग अलग हैं, क्योंकि जब हम बकेट के अंदर डेटा अपलोड करते हैं ना, तो डेटा को एक्सेस करने जब जाते हैं ना हम, मतलब एक तरीके से डेटा को हम एक्सेस कब करेंगे उसको बोलते हैं एक्सेस रिक्वेस्ट। डेटा को हम डाउनलोड करते हैं, रीड ओनली मोड पे पढ़ते हैं कभी कभी, ठीक है, तो ये सारी चीजें एक सिंगल रिक्वेस्ट ट्रीट होता है AWS में स्टोरेज के लिए। तो एक्सेस का जो रिक्वेस्ट टाइप है ना, वो क्या क्या हो सकता है। हम बोलते हैं यार हमारे बकेट के अंदर कुछ डेटा हमारा फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है। फ्रिक्वेंटली एक्सेस का मतलब क्या होता है, कुछ डेटा हमारा इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है, और कुछ डेटा हमारा क्या होता है, रेयरली एक्सेस, अगर इसको मैं बोलूं तो। ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंट एक्सेस का मतलब ये हो गया कि सपोज करो आपने एक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट आपने रन कर रखा है, ठीक है, बकेट के अंदर। तो वेबसाइट का जो कंटेंट है ना आपका, हाईली लोडेड वेबसाइट है, तो उसके किसी भी ऑब्जेक्ट को एंड यूजर जब वेबसाइट पर क्लिक करेगा तो अल्टीमेटली बैकएंड में रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, आपके ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो ऐसे डेटा को हम बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंट, मतलब बार बार एक्सेस किया जाता है बकेट के अंदर से। एंड यूजर कभी दिन में उसको 15 बार, 20 बार, 100 बार उसको एक्सेस करता है, तो ऐसे डेटा को हमने बोल दिया दिस इज माई फ्रिक्वेंट एक्सेस डेटा। तो AWS आपसे क्या बोलता है कि जो डेटा आपका फ्रिक्वेंटली एक्सेस है, उस डेटा को आप कौन से क्लास में रखो, स्टैंडर्ड क्लास में, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बेटर क्वालिटी देते हैं स्टोरेज रिट्रीव करने के लिए। जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को डाउनलोड करते हैं, गेट करते हैं, तो आपको स्पीड, लेटेंसी बहुत अच्छा मिलता है। तो रिकमेंडेशन क्या है कि फ्रिक्वेंट एक्सेस डेटा को आप रखो स्टैंडर्ड क्लास में। इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा का मतलब क्या होता है, जो आप श्योर नहीं हो उसको कब एक्सेस करने वाले हो। जैसे आपने बोला कि मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो दिन में या 1 घंटे में एक बार मैं उसको एक्सेस करता हूँ, तो ऐसे कंटेंट को हम लोग बोलते हैं बकेट के अंदर इनफ्रिक्वेंट एक्सेस। AWS आपसे फिर बोलता है कि जब आपका इनफ्रिक्वेंट डेटा है ना, तो उसको स्टैंडर्ड क्लास में आप मत रखो, क्योंकि उस डेटा का स्टोरेज का जो कॉस्ट है ना, वो स्टैंडर्ड क्लास में आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसे डेटा को आप कहाँ रख लो, स्टैंडर्ड IA में। क्योंकि इसका देखो फुल फॉर्म भी अगर हम देखते हैं, इनफ्रिक्वेंट एक्सेस, स्टैंडर्ड इनफ्रिक्वेंट एक्सेस स्टोरेज क्लास। दैट मीन्स कि ऐसा डेटा जो इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस है, उसको आप रखो कहाँ पे, स्टैंडर्ड IA क्लास में। अब आप लोग बोलते हो कि हम ये कैसे कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा डेटा हमारा फ्रिक्वेंट एक्सेस है और कौन सा इनफ्रिक्वेंट एक्सेस है। क्योंकि अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं एक बकेट के अंदर, तो 10 ऑब्जेक्ट को तो हम मॉनिटरिंग करके ये पता कर सकते हैं, सर्वर एक्सेस लॉगिंग का फीचर इनेबल कर दिया हमने, ठीक है। ये सारी चीजें पता करके हम देख सकते हैं कि ये मेरा इनफ्रिक्वेंट डेटा है या फ्रिक्वेंट डेटा है। बट जब हमारे पास लेट सपोज एक बकेट में 1000 ऑब्जेक्ट्स हमने स्टोर कर रखे हैं, तो इनमें से हम कैसे ये एनालाइज कर सकते हैं कि यार कौन से डेटा को मैं फ्रिक्वेंटली एक्सेस करता हूँ, कौन से को इनफ्रिक्वेंट एक्सेस करता हूँ। तो AWS आपसे बोलता है कि हम आपके सिंगल ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करके ये खुद से हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये वाला डेटा आपका फ्रिक्वेंट एक्सेस हुआ है या ये डेटा आपका इनफ्रिक्वेंट एक्सेस हुआ है।
लेकिन आपको उन 1000 ऑब्जेक्ट्स का जो स्टोरेज का क्लास लेना पड़ेगा वो कौन सा लेना पड़ेगा? इंटेलिजेंट टियरिंग। यानी कि एडब्ल्यूएस आपके डेटा को जैसे ही आप इंटेलिजेंट टियरिंग स्टोरेज क्लास में रखते हो, तो एडब्ल्यूएस उस पर एक अलग से मॉनिटरिंग भी करता है आपके ऑब्जेक्ट्स की। 1000 ऑब्जेक्ट्स का मॉनिटरिंग करेगा और मॉनिटरिंग का फिर एडिशनल चार्ज भी लेता है वो यहाँ पे। लेकिन फायदा आपको क्या होता है, अगर इसमें से 400 ऑब्जेक्ट आपके फ्रीक्वेंट एक्सेस हुए हैं और 600 ऑब्जेक्ट आपके क्या हुए हैं, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हुए हैं, तो एडब्ल्यूएस आपसे क्या बोलता है कि मैं आपसे जो चार्ज लेने वाला हूं ना, 400 ऑब्जेक्ट का तो स्टैंडर्ड क्लास के अकॉर्डिंग चार्ज लूंगा, इसके अकॉर्डिंग। और चार्ज जो आपके 600 ऑब्जेक्ट हैं आपके, इनका जो चार्ज मैं आपसे लूंगा स्टैंडर्ड आईए के अकॉर्डिंग। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंटेलिजेंट टियरिंग स्टोरेज क्लास। इसके बाद हमारा आता है वन जोन आईए। वन जोन आईए का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एडब्ल्यूएस देखो अपने एंड से क्या करता है, जब भी हम बकेट के अंदर डेटा अपलोड करते हैं ना, तो अगर मैं जैसे मुंबई की आपसे बात करता हूं, तो मुंबई का जो रीजन कोड हो गया हमारा AP South 1A, और इसमें हमारे पास टोटल 3 अवेलेबिलिटी जोन है। आपने कोई बकेट बनाया सपोज करो मुंबई में जाके, और यहाँ पे एक फाइल आपने अपलोड किया ABC के नाम से। तो ABC के नाम से जब आपने फाइल यहाँ पे अपलोड किया है, तो एडब्ल्यूएस क्या करता है अपने एंड से, डिजास्टर रिकवरी के लिए, अगर उनके स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम हुआ XYZ, पूरे बकेट से आपका डेटा लॉस ना हो जाए एडब्ल्यूएस के साइड से, तो वो लोग क्या करते हैं आपके इस ABC नाम के ऑब्जेक्ट का मिनिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन में रेप्लिका बना के रखते हैं। लेकिन ये चीज एप्लीकेबल कौन सी क्लासेस के लिए है स्टोरेज के? स्टैंडर्ड आईए, स्टैंडर्ड क्लास और इंटेलिजेंट टीयरिंग। लेकिन एडब्ल्यूएस आपसे क्या बोलता है कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को वन जोन आईए में रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको मैं कोई रेप्लिका बना के नहीं रखूंगा मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में, सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में ही आपका वो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। तो एडब्ल्यूएस आपसे हाईली रिकमेंड करता है कि वन जोन आईए में स्टोरेज की कॉस्ट तो थोड़ा सा कम है कंपैरिजन टू अदर स्टोरेज क्लासेस, बट आपको यहाँ पे कौन सा डेटा रखना है जो नॉन मिशन क्रिटिकल डेटा है। वो आपके कंपनी के लिए ज्यादा बिजनेस इम्पैक्ट नहीं है, अगर वो लॉस भी हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे एडब्ल्यूएस के साइड से, चाहे आप उसको बाय मिस्टेक डिलीट कर दो, तो ऐसे डेटा को आप कहाँ पे रखो, वन जोन आईए में। दैट्स वाई इसका नाम भी वन जोन आईए है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा। इसके बाद आते हैं हमारे सबसे चीपर स्टोरेज की क्लासेस, जिनको हम बोलते हैं ग्लेशियर और डीप आर्काइव। ग्लेशियर और डीप आर्काइव का देखो सीधा सा मीनिंग ये है, ग्लेशियर का मतलब होता है कि एक तरीके से आइस आप बोल सकते हैं, राइट? मतलब जो चीज जम चुकी है। तो आपसे बोलता है एडब्ल्यूएस कि आपको जैसे 5 साल के बाद ऑब्जेक्ट अगर रिट्रीव करना है, डाउनलोड करना है, आप एक म्यूजिक कंपोजर हो आप या प्रोड्यूसर हो, आपने बोला कि मेरे पास जो इमेजेस हैं या फिर जो ओल्ड मूवीज हैं मेरे को उनका बैकअप चाहिए 5-10 साल तक, इनफैक्ट मैं उनको यूज नहीं करने वाला, फिर भी सेफर साइड मेरे को बैकअप चाहिए और लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, बट स्टोरेज की कॉस्ट को मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में आप स्टोरेज को या तो अपने डेटा को ग्लेशियर में रखो या डीप आर्काइव में रखो। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी इसका और हम देख लेते हैं। Storage classes are used to distinguish between the use cases of a particular object stored in a bucket. डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इनको यूज करते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बकेट के अंदर, कि हाउ वी कैन रिड्यूस द स्टोरेज कॉस्ट। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस एंड दे आर लिस्टेड बिलो। स्टैंडर्ड का देखो आपसे बोल रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको स्टैंडर्ड में रखना है। स्टैंडर्ड आईए का क्या बोल रहा है आपसे, जो इनफ्रीक्वेंट यूज्ड ऑब्जेक्ट्स आपके हैं। इंटेलिजेंट टीयरिंग में आपको क्या बता रहा है, डिजाइन टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज कॉस्ट बाय चूजिंग स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड आईए फॉर ऑब्जेक्ट्स। यही मैंने आपको बोला था, इंटेलिजेंट टीयरिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड आईए। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे एडब्ल्यूएस आपके ऑब्जेक्ट्स का मॉनिटरिंग कर रहा है और उसके बाद खुद से अपने एंड से डिसाइड कर रहा है कि दिस इज फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा। ठीक है, फिर उसका बिलिंग आपको
स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड आईए के अकॉर्डिंग आपको करके दे रहा है। वन जोन आईए का क्या आपसे बोल रहा है कि इनफ्रीक्वेंट यूज्ड ऑब्जेक्ट एंड नॉन मिशन क्रिटिकल डेटा, वो आपको वन जोन आईए में रखना है। ग्लेशियर, लॉन्ग टर्म डेटा आर्काइविंग विद रिट्रीवल टाइम्स रेंजिंग फ्रॉम मिनट्स टू आवर। मतलब इसका मतलब रिट्रीवल टाइम का मतलब यहाँ पे ये है कि जब बकेट के अंदर से आप डेटा डाउनलोड करोगे और उस डेटा का स्टोरेज क्लास अगर ग्लेशियर है, तो डेटा डाउनलोडिंग के लिए आपको थोड़ा सा स्लो रेस्पॉन्स मिलेगा और वो मिनट्स टू आवर्स, कोई श्योरिटी नहीं है कितनी देर में आप अपने डेटा को रिट्रीव कर पाओगे। सेम चीज एप्लीकेबल होता है हमारा डीप आर्काइव के लिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। डीप आर्काइव थोड़ा सा और स्लो है कंपैरिजन टू ग्लेशियर। तो जो S3 ग्लेशियर है ना, ये आपका AWS का सर्विस भी है इटसेल्फ, और इट्स द स्टोरेज क्लास आल्सो विद इन द S3। archiving and rarely accessing with retrieval times averaging 12 hours। हाँ क्या हेलो। आपसे बोल रहा है? हेलो। सर इसमें मेरा एक डाउट है हम्म। कि जो ग्लेशियर है वो इज इट अ टाइप ऑफ S3 ओनली? यस। मतलब कहने को एक अलग से वो है। मतलब उन्होंने क्या किया, कस्टमर को चॉइस दे दिया, या तो डेटा को आप जब S3 सर्विस यूज करो तो डेटा का स्टोरेज क्लास क्या कर देना आप, ग्लेशियर, या हम इस ग्लेशियर स्टोरेज क्लास को एज अ ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज डिफरेंट AWS की सर्विस की तरह भी आपको देते हैं, राइट? बट इसका आर्किटेक्चर तो सेम ही हो गया ना फिर S3 हाँ, जैसा। आर्किटेक्चर सेम है, बट उन्होंने एक सर्विस भी डिजाइन कर रखा है, क्योंकि ग्लेशियर में बोला जाता है आपका डेटा बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा डेटा के लिए, क्योंकि बकेट में ना एक लिमिटेशन था कि वी कैन हैव मैक्सिमम 5 TB ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उन्होंने उस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या कहा कि ऐसा करते हैं हम ग्लेशियर को ही एक नया सर्विस नाम दे देते हैं, S3 ग्लेशियर, और इसमें स्टोरेज का जो एक सिंगल आर्काइव का जो साइज है ना वो इंक्रीज कर देते हैं। बट ओके बिहाइंड द पिक्चर आप देखते हैं तो कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, चाहे आप ग्लेशियर में डेटा रखो चाहे आप S3 ग्लेशियर सर्विस को यूज करो, दोनों का मीनिंग सेम है। राइट। ठीक है। ओके इसके बाद आपको बता रखा है कि वेबसाइट का कंटेंट जो है, जैसे कि इमेजेस हो गए आपके, जावा CSS स्क्रिप्ट्स हो गए आपके, तो इनके लिए कौन सा क्लास बेस्ट है आपका, स्टैंडर्ड इज बेस्ट। ठीक है, क्योंकि एक्सेस फ्रिक्वेंटली बाय एंड यूजर्स, आपके वेबसाइट के कंटेंट को एंड यूजर्स फ्रिक्वेंटली एक्सेस करेंगे। दैट्स वाई सजेस्टेड क्या है कि आप अपने ऐसे डेटा को स्टैंडर्ड क्लास में रखो, और कोई बैकअप या आर्काइव आपका है उसको रखो कहाँ पे, स्टैंडर्ड आईए में। ठीक है। और देखो आपसे ना कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख रखे हैं, व्हेन यू अपलोड एन ऑब्जेक्ट S3 ऑटोमेटिकली, when you upload an object, S3 automatically replicate on copy that object within the multiple availability zone on same region। जहां पे आपका बकेट आपका बना है, तो एक रीजन में AWS ने मिनिमम आपको 2 AZ तो दे ही रखे हैं, राइट? तो किसी पर्टिकुलर रीजन में जाके जब आप बकेट बनाते हो, फिर बकेट के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट्स अपलोड करते हैं, तो AWS अपने एंड से, आपको तो सिंगल ऑब्जेक्ट दिखता है, लेकिन वो लोग अपनी डिजास्टर रिकवरी के लिए आपके सेम ऑब्जेक्ट के रेप्लिका बना के रखते हैं अक्रॉस द मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हमें मिलता है कि हाउ वी कैन चेंज द स्टोरेज क्लास। इनिशियली अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट, लेट सपोज 100 ऑब्जेक्ट या 1000 ऑब्जेक्ट्स को स्टैंडर्ड क्लास में अपलोड कर दिया, और इन फ्यूचर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ आता है कि मेरे को इन ऑब्जेक्ट्स का बैकअप चाहिए, लेकिन इनको मैं अभी अगले 1 साल तक आई एम नॉट श्योर कि इनको मैं एक्सेस करने वाला हूं, और जब आपने ऑब्जेक्ट्स अपलोड किए थे उनका क्लास जो लिया था स्टोरेज का वो स्टैंडर्ड आपने लिया था, तो प्रॉब्लम आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड क्लास आपने लिया, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, राइट? कि 100 ऑब्जेक्ट्स का 1 साल तक आप स्टैंडर्ड क्लास के अकॉर्डिंग पे कर रहे हो AWS को, बट ये चीज फिजिबल नहीं है, राइट? आप अननेसेसरी कॉस्ट अपने कंपनी का वेस्ट कर रहे हैं। तो AWS यहाँ पे आपसे बोलता है कि ऐसे डेटा को आप क्या कर दो, स्टोरेज की क्लास उसकी चेंज कर दो। अब आपने बोला यार एज अ यूजर दिस विल बी अगेन बिट चैलेंजिंग, कि मैं स्टोरेज की क्लास या तो मैनुअल चेंज करूं,
देखो, ऑब्जेक्ट्स के स्टोरेज क्लास चेंज करने के तरीके हैं दो। एक तो है मैनुअल, और दूसरा हमारे पास क्या है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में क्या होते हैं, दो तरीके के एक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इसमें एक्शन हमारे होते हैं दो फेज। आप एक तरीके से मान लें, हर एक ऑब्जेक्ट के दो फेज होते हैं। एक तो आपका होता है ट्रांजिशन फेज, क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रांजिशन फेज। और एक हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपायरेशन फेज। ट्रांजिशन फेज का मतलब क्या होता है, कितने टाइम के बाद मेरा स्टोरेज का क्लास अपने आप से चेंज हो जाए, राइट। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट अगर मैं अपलोड करता हूं तो इसका इनिशियली जो स्टोरेज का क्लास है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। 30 दिन के बाद स्टोरेज का क्लास क्या हो जाना चाहिए, स्टैंडर्ड IA। और अगले 60 डेज के बाद क्लास क्या हो जाना चाहिए, इंटेलिजेंट टीयरिंग। तो ये प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक होना चाहिए। मैंने अपना कंटेंट जो अपलोड किया है इनिशियली स्टैंडर्ड क्लास में रखा, क्योंकि 30 दिन जो मेरा डेटा होगा वो स्टैंडर्ड क्लास में होगा, उसको मैं फ्रिक्वेंट एक्सेस करूंगा। लेकिन 30 दिन पुराने लॉग फाइल होंगे, उनको मैं चाहता हूं एज अ बैकअप वो अवेलेबल हो S3 स्टोरेज में, बट उनकी स्टोरेज की कॉस्ट मैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं देना चाहता। तो मैंने क्या किया, एक उनके लाइफ साइकिल का रूल लिख दिया, स्टैंडर्ड से 30 दिन के बाद स्टैंडर्ड IA में आए, और अगले 30 दिन के बाद कहां पे चले जाएं, इंटेलिजेंट टीयरिंग के बाद। अब इंटेलिजेंट टीयरिंग में जाने के बाद एक्सपायरेशन का मतलब है कितने दिन के बाद अपना डेटा आप डिलीट करना चाहते हैं फ्रॉम S3 बकेट, वी कॉल इट एक्सपायरेशन फेज, या फिर डिलीशन फेज भी हम इसको बोलते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट आपने आज अपलोड किया, लेट सपोज कोई लॉग फाइल था मैसेजेस करके, मैसेजेस 1.zip, ठीक है। ये फाइल आपने आज कितनी तारीख है, 6 दिसंबर, आज आपने अपलोड किया, ठीक है। आप चाहते हैं कि messages.1.zip फाइल का बैकअप मेरे को अगले 2 महीने के लिए चाहिए। कस्टमर कभी भी बोल सकता है कि मेरे को मैसेजेस के जो लॉग फाइल है वो अवेलेबल कराओ लास्ट 2 मंथ्स की। लेकिन 2 महीने के बाद वो इस फाइल को नहीं मान, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो हम क्या चाहते हैं, डू वी वांट टू स्टोर दिस फाइल, और हम चाहते हैं कि अननेसेसरी स्टोरेज कॉस्ट हम AWS को देंगे। हाँ जी, आपका क्या आइडिया है। हेलो, यस सर। क्वेश्चन क्लियर है मेरा, क्या पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन मेरा क्या है कि messages.1.zip फाइल जो मेरा है, इसको कस्टमर ने बोला है कि 2 महीने तक का बैकअप मेरे को इस फाइल का चाहिए। तो आपने बोला कि ऐसा करते हैं, हम 1 महीने तो स्टोरेज का जो क्लास है इस फाइल का वो स्टैंडर्ड रख लेते हैं, 1 महीने के बाद इसको स्टैंडर्ड IA में पहुंचा देते हैं। और स्टैंडर्ड IA में जैसे ही फाइल हमारा 2 महीने पुराना होगा, उसके बाद हम चाहते क्या हैं, फाइल मेरा अपने आप से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, क्योंकि इस वाले फाइल की मेरे को जरूरत नहीं है। अब आप एक बताओ, जब फाइल की जरूरत नहीं है तो स्टिल आप डेटा वहां पे रखना चाहते हैं या उसको डिलीट करना चाहते हैं, क्या आप डिसाइड करोगे एज अ एडमिन। सर डेटा मतलब डिलीट हो जाए, क्योंकि मेरे को उस डेटा की डिलीट हो जरूरत जाए। नहीं है, तो वाई वी वांट टू स्टोर द डेटा, राइट। हम्म। AWS को तो स्टोरेज का Yes, कॉस्ट आपको देना ही पड़ेगा। अब yes, स्टोरेज yes. का कॉस्ट आप जब AWS को दे रहे हो, तो यहाँ पे बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को मैनुअल डिलीट करना चाहते हो आप बकेट के अंदर से, या ऑटोमेटिकली। सर उसमें कोई ऑटोमेटिकली अगर आप रिटेंशन, करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रूल आपको लिखना पड़ेगा। सर उसमें कोई ना कोई रिटेंशन पॉलिसी तो होती ही होगी। हाँ, इसी एक्सपायरेशन फेज को ही हम रिटेंशन बोलते हैं, हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टोर योर डेटा। तो इसके ना कुछ AWS ने बोला हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते
कि आपका डेटा, मैनुअल तो डेटा को आप कभी भी डिलीट कर दो, लेकिन जब लाइफ साइकिल जब काम करता है ना, वहां पे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जब चीजों को आप ऑटोमेटिक करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, इस चीज को हम प्रैक्टिकल से थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। सर एक चीज और पूछनी है सर, जो ये इंटेलिजेंट वाला था सर, ये मतलब स्टैंडर्ड आई से भी मतलब कॉस्ट ज्यादा है इसकी? इंटेलिजेंट टीयरिंग में कॉस्ट आपका कम होता है, सेव करते हो आप कॉस्ट। तो सर जैसे आपने बोला कि पहले स्टैंडर्ड रखेंगे फिर स्टैंडर्ड आई रखेंगे, हाँ, तो सर सीधा उसको इंटेलिजेंट नहीं दे सकते सीधा उसको? दे सकते हैं क्योंकि आप। जो क्योंकि जो डेटा अगर यूज होना है तो वो फ्रिक्वेंटली यूज हो जाएंगे स्टैंडर्ड में, और जो नहीं देखो, होंगे वो अब से ऐसे ही। अगर आप 6 मंथ बैक की मेरे से बात करते हैं ना, तो इंटेलिजेंट टीयरिंग स्टोरेज क्लास एडब्ल्यूएस नहीं देता था। उनके पास ओके। ओनली स्टैंडर्ड था और स्टैंडर्ड आईए था। लेकिन कस्टमर को चैलेंजेस क्या आने लगे, कभी कभी कस्टमर से ये गलती हो जाता था कि डेटा हमारा स्टैंडर्ड में होना चाहिए था और डेटा उन्होंने कहाँ पे रख दिया, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आई आईए में। में, राइट। तो स्टैंडर्ड आईए में हमको वो स्पीड, वो लेटेंसी नहीं मिलता जो हमें किस में मिल रहा है, स्टैंडर्ड क्लास में। तो कस्टमर्स ने जब ये चीजें रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया एडब्ल्यूएस को, तो उन्होंने क्या किया, एक क्लास दे दिया अलग से, इंटेलिजेंट टीयरिंग। इंटेलिजेंट टीयरिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका डेटा एडब्ल्यूएस नाउ डिसाइड करेगा कि ये डेटा हमारा स्टैंडर्ड में होना चाहिए या स्टैंडर्ड आईए में, क्योंकि वो हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करते हैं। एडिशनली आपको ना हर एक ऑब्जेक्ट का मॉनिटरिंग चार्ज देना होता है, और वो बहुत कम है, माइनर में है बहुत, उससे कॉस्ट इम्पैक्ट नहीं होता आपका। बट आपका थोड़ा वर्कलोड कम हो जाता है कि आपने जो मिस्टेक कर दिया था, जो डेटा स्टैंडर्ड में होना चाहिए था वो आईए में रख दिया आपने, या फिर वाइस वर्सा, जो आईए में होना चाहिए था वो स्टैंडर्ड में रख दिया। बट इंटेलिजेंट टीयरिंग क्या करता है, अपने आप से डिसाइड कर लेता है कि डेटा को स्पीड क्या देना है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देना है या स्टैंडर्ड आईए के अकॉर्डिंग। और उसका बिलिंग फिर अपने आप से क्या होगा, जिस ऑटोमेटिक होगा टाइप का मतलब? एक्सेस रिक्वेस्ट था, फ्रीक्वेंट एक्सेस था तो स्टैंडर्ड क्लास, और इनफ्रीक्वेंट था तो स्टैंडर्ड आईए। ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरिंग योर ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल could ensure they are stored cost effectively for their entire life cycle। ये लाइन क्लियर है? सर ये तो वही सेंस हो गई कि जब हम मान ले कोई कोड भी लिखते हैं, हम उसमें भी अगर कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसका लाइफ साइकिल मेंटेन करके रखते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए जब हमारा काम फिनिश हो गया है। राइट। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट जब तक बकेट के अंदर आपको रखना है, ऑब्जेक्ट रखना भी है, लेकिन वो कैसे रखना है हमें, कॉस्ट इफेक्टिवली। तो उस चीज के लिए हम किस फीचर को यूज करते हैं, बकेट में हमारे पास इटसेल्फ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का। A life cycle configuration is set of rules that define actions that AWS S3 applies to a group of objects. There are two type of action within the life cycle। एक तो आपका ट्रांजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन, और दूसरा हमारा क्या होता है, एक्सपायरेशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, दिस एक्शन डिफाइंस ऑब्जेक्ट्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टोरेज क्लास टू another storage class। You might have provided your object a standard class at first। जब आपने डेटा अपलोड किया था स्टैंडर्ड क्लास डिफाइन किया उसका। आफ्टर 2 months you want to make it standard IA, and after a year you want to keep it in Glacier। बट ये मैनुअल नहीं करना आपको, दिस विल बी ऑटोमेटिकली। क्योंकि जो लाइफ साइकिल में हम रूल लिखते हैं ना, वहां पे हम ये चीज डिफाइन करते हैं कितने टाइम के बाद डेटा का स्टोरेज क्लास चेंज हो जाना चाहिए। एक्सपायरेशन एक्शन आपसे क्या कहता है, दिस एक्शन डिलीट्स ऑब्जेक्ट इन द Amazon S3 bucket। हाउ आफ्टर हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टोर योर डेटा इनसाइड द बकेट, वी कॉल इट एक्सपायरेशन एक्शन। ठीक है, इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकल हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे आप S3 सर्विस में गए,
एक बकेट हम लोग बना लेते हैं पहले। ठीक है, लेट्स सपोज इस बकेट में आपने एक ऑब्जेक्ट अपलोड किया। अब देखो, ऑब्जेक्ट जब हम अपलोड करते हैं ना, तो यहाँ पे आपसे ना एडिशनल अपलोड ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ हम स्टोरेज की क्लास डिफाइन करते हैं। क्या आपसे बोल रहा है, हमारे पास स्टैंडर्ड क्लास है, एक स्टैंडर्ड आईए है, एक वन जोन आईए है, एंड दिस हैज बीन एब्सोल्यूट नाउ। रिड्यूस रिडंडेंसी जो क्लास है एडब्ल्यूएस में स्टोरेज का, ये थोड़े दिन के बाद आपका रिड्यूस रिडंडेंसी एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो एडब्ल्यूएस ने ऑफिशियली बोल दिया है कि अगर आपके स्टोरेज की क्लास रिड्यूस रिडंडेंसी है तो आप उसको डेटा को चेंज करके या तो वन जोन आईए में रख लो या अदर स्टोरेज की क्लासेस आप अपने लिए चूज कर लो। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस रिडंडेंसी की जगह उन्होंने एक नया स्टोरेज क्लास दे दिया जिसको हम बोलते हैं वन जोन आईए। इसके बाद इंटेलिजेंट टीयरिंग आता है हमारे पास, फिर ग्लेशियर आता है, और फिर हमारा आता है ग्लेशियर डीप आर्काइव। इन सब का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली जो ये लाइन आपके लिखे हुए हैं, इनका मीनिंग क्या है? देखो, स्टैंडर्ड क्लास में आपसे बोल रहा है डिजाइन फॉर फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा। अवेलेबिलिटी जोन का क्या बोल रहा है? 3 या 3 से ज्यादा, यानी कि एडब्ल्यूएस आपके ऑब्जेक्ट का रेप्लिका मिनिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन में तो रखता ही है, और उस रीजन में अगर 3 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन है तो वहां पे भी रेप्लिका बना के रखेगा अपने एंड से, जस्ट फॉर द डिजास्टर रिकवरी। मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन का आपसे क्या बोल रहा है? जिस दिन से, मतलब जो डैश यहाँ पे लगा है, डैश का मतलब ये है जिस दिन आप डेटा अपलोड करते हैं तुरंत के तुरंत उसका कॉस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है स्टैंडर्ड क्लास में। मतलब मिनिमम ड्यूरेशन यहाँ पे 30 दिन, जैसे अगले क्लास में क्या रखा हुआ है यहाँ, 30 दिन है आपका। तो मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन 30 दिन का मतलब ये है बिफोर चेंजिंग द स्टोरेज क्लास आपको एटलीस्ट 30 दिन तक स्टैंडर्ड आईए में अपना डेटा रखना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। और 30 दिन से पहले अगर आपने स्टोरेज क्लास चेंज किया ना, तो आपको 30 दिन का आईए के अकॉर्डिंग उसका स्टोरेज कॉस्ट देना पड़ेगा। तो एडब्ल्यूएस ने ये पॉलिसीज पहले से आपको बना के दे दी हैं, स्टोरेज क्लास रैंडमली आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आपसे क्या बोल रहा है? मिनिमम बिलेबल ऑब्जेक्ट साइज, मींस डैश यहाँ पे लगा है, मतलब छोटे से 1 KB का भी ऑब्जेक्ट आपका स्टैंडर्ड में है तो उसका भी स्टोरेज कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, 1 KB, 20 KB, 30 KB। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, नीचे स्टोरेज क्लास में 128 KB। अगर इससे छोटा ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा हुआ है, कौन सा क्लास है ये नेक्स्ट, स्टैंडर्ड आईए में अगर आपने रखा हुआ है 128 KB से छोटा, तो एडब्ल्यूएस उसका स्टोरेज कॉस्ट आपसे नहीं लेगा। मॉनिटरिंग एंड ऑटो टीयरिंग फीस, ये ओनली हमारा एप्लीकेबल होता है इंटेलिजेंट टीयरिंग में, पर ऑब्जेक्ट फीस सप्लाई, और किसी क्लास में ये नहीं है। फिर आपसे बोल रहा है रिट्रीवल फीस, मतलब एडब्ल्यूएस में जो S3 का जो बिलिंग सिस्टम है ना, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड होता है आपका। एक तो स्टोरेज कॉस्ट हम देते हैं, एक हमारा डाउनलोडिंग का कॉस्ट हम देते हैं जिसको रिट्रीवल आप बोलते हैं, और इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरेज क्लास। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट, डाउनलोडिंग एंड स्टोरेज क्लास। स्टोरेज कॉस्ट मतलब अगर आपने 30 GB का डेटा अपलोड करा हुआ है तो 30 GB तो आपको उसका स्टोरेज कॉस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद आप बकेट के अंदर से पर जीबी जब डेटा आप डाउनलोड करते हैं तो AWS आपसे डाउनलोडिंग का भी चार्ज लेता है। लेकिन डाउनलोडिंग हमारा एप्लीकेबल होता है कौन कौन से स्टोरेज क्लासेस के लिए? ओनली 2 क्लासेस को छोड़ के, आपका एक तो इंटेलिजेंट टीयरिंग और स्टैंडर्ड क्लास,
यहाँ पे आपको रिट्रीवल फीस नहीं देना है। अगर आपने अपना डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड और इंटेलिजेंट टीयरिंग में, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग का चार्ज आपको नहीं देना है। रिमेनिंग जो 4 क्लासेस हैं आपकी, उनमें आपको पर जीबी रिट्रीवल फीस भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये एडिशनल चीज यहाँ पे है एक। फिर इसके बाद आपसे बोलता है स्टैंडर्ड आईए, लॉन्ग लाइफ इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा। 30 दिन एटलीस्ट आपको यहाँ पे डेटा रखना पड़ेगा बिफोर चेंजिंग द क्लास, और उससे पहले आपने अगर क्लास चेंज किया तो टोटल स्टोरेज का आपको 30 दिन का पैसा AWS चार्ज करेगा। मिनिमम 128 KB से बड़े ऑब्जेक्ट होंगे उनका ही आपको स्टोरेज कॉस्ट देना है। पर जीबी फीस भी आपको डाउनलोडिंग का देना पड़ेगा। जब बकेट के अंदर से ऐसा डेटा आप डाउनलोड करोगे जिसकी स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड आईए होगा, तो उसका डाउनलोडिंग चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। सेम ऑर्डर में आप देख सकते हैं सबके सेटिंग्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे 30 दिन है, यहाँ पे भी 30 दिन है। ग्लेशियर में और आपका डीप आर्काइव में 180 डेज है। ठीक है, तो ग्लेशियर और डीप आर्काइव में हम डेटा अपना तभी रखते हैं जब हम श्योर हैं हमें लॉन्ग टाइम के लिए बैकअप लेना है इसका। बाकी का ऑलवेज रिकमेंडेशन होता है शॉर्ट टाइम के लिए कि आप डेटा को इंटेलिजेंट टीयरिंग में रखो। अब स्टोरेज की क्लास चेंज करने के दो तरीके हैं। या तो जब ऑब्जेक्ट आप अपलोड करते हैं उसी टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं कि डेटा मेरे को कहाँ पे रखना है, एक तरीका तो ये है। और एक तरीका आप मैनुअली भी कभी भी स्टोरेज की क्लास आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, सिंपल अभी इस ऑब्जेक्ट का जो स्टोरेज क्लास आपने डिसाइड किया इंटेलिजेंट टीयरिंग, तो अगर आप अपने स्टोरेज की क्लास यहाँ पे देखोगे ना, तो अभी क्या दिखा रहा है आपको, बाय डिफॉल्ट ये हमें क्या मिलता है, स्टैंडर्ड। जो भी ऑब्जेक्ट हम अपलोड करते हैं, क्योंकि हम स्टोरेज की क्लास उसका चेंज नहीं करते, हम चाहते हैं कि डेटा हमारा बाय डिफॉल्ट कहाँ जाना चाहिए, स्टैंडर्ड क्लास में। आप चाहें तो इसका स्टोरेज का क्लास मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। एक्शंस पे जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, एडिट स्टोरेज क्लास। और जैसे आपने बोला स्टैंडर्ड मेरे को करना है, तो स्टैंडर्ड में जाने के बाद सेव द चेंजेस। ठीक है, नाउ अगेन अगर आप चेक करोगे तो स्टोरेज क्लास यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब ये तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो हम आराम से स्टोरेज क्लास चेंज कर पा रहे हैं। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे 1000 ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और उनका स्टोरेज क्लास आपको ऑटोमेट करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, लाइफ साइकिल का रूल लिखते हैं बकेट के लिए। ठीक है, तो रूल लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बकेट पे जाओ और क्लिक ऑन मैनेजमेंट। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आ रहा है लाइफ साइकिल रूल। यूज लाइफ साइकिल रूल्स टू डिफाइन एक्शंस यू वांट Amazon S3 to take during an object's life, such as transitioning objects to another storage class, archiving them, or deleting them after a specified period of time। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एक लाइफ साइकिल का रूल अगर लिखना है तो क्रिएट लाइफ साइकिल रूल। रूल का कोई भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे। आपसे बोल रहा है कि इस रूल का स्कोप आप चेक कर लो, कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए आप लाइफ साइकिल करना चाहते हैं। जैसे काफी टाइम हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमारे पास बकेट के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं, बट उनमें से कुछ लिमिटेड फोल्डर्स ऐसे हैं उनका ही लाइफ साइकिल हम मैनेज करना चाहते हैं। तो आपसे बोल रहा है लिमिट कर दो या तो इस चीज को, यहाँ पे नाम दे दो। मेरा एक वेबसाइट करके, वेबसाइट हाइफन कंटेंट करके एक फोल्डर होगा, इनका ही लाइफ साइकिल मैं मैनेज करना चाहता हूँ। या फिर आप बकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हैं सबके लिए आप क्या लिखना चाहते हैं, लाइफ साइकिल का रूल आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, और सर ये ऊपर वाला, सर जैसे 1000 है तो सर मतलब एक एक करके देना पड़ेगा इनको, लिमिट द स्कोप। हाँ, तो फिल्टर्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो मल्टीपल लाइफ साइकिल के रूल आप लिख सकते हैं, एक बार में एक फिल्टर दे दो, फिर दूसरा आप बाद में दे सकते हैं। ठीक है, ओके। एक्नॉलेज किया मैंने कि एंटायर बकेट का मैं लाइफ साइकिल रूल लिखना चाहता हूँ। इसके बाद बोल रहा है आपसे लाइफ साइकिल रूल एक्शन।
ट्रांजिशन डिफाइन करना है पहले आपको, फिर एक्सपायर डिफाइन करना है, ठीक है। ट्रांजिशन में अगर मैं जाता हूं तो आपसे बोल रहा है हर एक ऑब्जेक्ट के ना 2 टाइप के वर्जन होंगे ट्रांजिशन में भी। जैसे कि किसी बकेट पे जब हम वर्जनिंग इनेबल कर देते हैं ना, तो जैसे एबीसी नाम का ऑब्जेक्ट आपने बकेट के अंदर अपलोड किया, तो इसके 2 वर्जन होते हैं, आपको पता होगा। एक तो करंट वर्जन होता है जिसको आप लेटेस्ट बोलते हैं, ठीक है, और इसके फिर क्या होते हैं, आपके ओल्ड वर्जन्स होते हैं, राइट। यही चीज तो मैंने वर्जनिंग में आपको दिखाया था। जब जब आप नए चेंजेस के साथ ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को नए चेंजेस चेंजेस के साथ आप अपलोड करते हैं, तो लेटेस्ट चेंजेस में उसका वर्जन क्या हो जाता है, करंट। और पुराने जो चेंजेस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ओल्ड वर्जन आईडी के साथ, राइट। यही होता है ना भाई अरविंद, ध्रुव। यस सर। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि स्टैंडर्ड आई ए, क्योंकि डेटा अभी मेरा कहाँ पे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड में रखा हुआ है। स्टैंडर्ड आई ए में डेटा कब जाना चाहिए मेरा, तो यहाँ पे मैंने एक टाइम दे दिया, 30 दिन के बाद मेरा डेटा कहाँ पे चला जाना चाहिए। अगर आपने देखो यहाँ 29 डेज लिया, लेट सपोज आपने यहाँ 29 डेज लिया, तो आपसे क्या बोल रहा है, दिस वैल्यू इज नॉट सपोर्टेड। क्या बोल रहा है आपसे, a minimum of 30 days is required before transitioning to standard IA। यानी कि अगर आपने डेटा स्टैंडर्ड में अपलोड किया फर्स्ट टाइम और आप उसको स्टैंडर्ड IA में ले जाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको 30 दिन डेटा कहाँ पे रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्लास में। मैनुअल आप कभी भी स्टोरेज क्लास चेंज कर सकते हैं, लेकिन लाइफ साइकिल में कुछ रूल्स, कुछ लिमिटेशंस उनके हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या सर बोला, ये स्टैंडर्ड क्लास में रखना पड़ेगा या स्टैंडर्ड आईए में रखना पड़ेगा सर 30 ये डेज? आपसे बोल रहा है स्टोरेज क्लास ट्रांजिशंस। डेटा आपका स्टैंडर्ड में होगा पहले, फिर ओके स्टैंडर्ड आईए में कितने दिन के बाद आएगा, 30 दिन के बाद, ओके, ठीक है। आप मतलब बोलते हैं स्टैंडर्ड कि से 30 डेटा दिन मैंने वाला स्टैंडर्ड आएगा। आई ए में ही अपलोड किया है, तो आप फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्या चूज करो, इंटेलिजेंट टियरिंग। टियरिंग। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। डेटा हम अगर स्टैंडर्ड में अपलोड करते हैं तो हमें ये लेना है, और यहाँ पे मिनिमम आपको बोल रहा है कि 30 दिन के बाद ही, डेज आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। 30 दिन के बाद डेटा हमारा कहाँ पे आ जाएगा, स्टैंडर्ड आईए में। फिर आपसे क्या बोल रहा है, अगला ट्रांजिशन ऐड कर दो, इंटेलिजेंट टियरिंग में कब आएगा डेटा। हाँ जी, कब आएगा। और एक चीज याद रखना, आप ऐसा नहीं कर सकते एक बार डेटा इंटेलिजेंट टियरिंग में आ गया फिर से आप हमें उसको स्टैंडर्ड आईए में वापस लेके जाना, ये नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। रिवर्स जो पुराना स्टोरेज का क्लास था ऑब्जेक्ट का, वहां पे आप लेके नहीं जा सकते हैं, फिर आपको वो मैनुअल चेंज करना पड़ेगा अगर आपको करना है तो। अब आपसे क्या बोल रहा है, अगर आपने यहाँ पे 59 लिया, लेट सपोज द इंटीजर वैल्यू फॉर इंटेलिजेंट टियरिंग मस्ट बी एट लीस्ट 30 मोर देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड आई ए। मतलब 30 मोर मतलब 60 आपको यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। 59 अगर आपने लिया तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो आपने जब डेटा स्टैंडर्ड में अपलोड किया था ना, आज आपने डेटा अपलोड किया 6 दिसंबर को, ठीक है। स्टैंडर्ड आईए में डेटा कब पहुंच जाएगा आपका, 6 जनवरी को, राइट। हाँ जी, यस सर। 30 दिन के बाद यस। स्टैंडर्ड आईए में पहुंच जाएगा। इंटेलिजेंट टियरिंग में कब पहुंचेगा, 6 फैब। फेब के बाद। बहुत लोग इस चीज को पता है क्या समझते हैं कि 6 जनवरी के बाद अगले 60 दिन डेटा हमारा कहां पे रहेगा, स्टैंडर्ड आईए में। बट एग्जैक्टली ये पता है क्या होता है, जिस दिन आपका क्रिएशन डेट होता है ऑब्जेक्ट का, वहां से काउंट होते हैं दिन। तो अगर 6 तारीख को कोई ऑब्जेक्ट आपने अपलोड किया, उसके 2 महीने फरवरी में कितने हो जाएंगे, 6 फेब को उसका 2 मंथ्स हो जाएंगे यहाँ पे।
तो यानी कि 30 दिन डेटा हमारा इंटेल स्टैंडर्ड आईए में होगा, 30 दिन हमारा स्टैंडर्ड में होगा, टोटल 60 डेज हुए। 60 डेज होने के बाद जैसे 61 डेज होंगे उसको कहाँ पे आ जाएगा डेटा आपका, इंटेलिजेंट टीयरिंग में। अब इसके बाद आपसे बोल रहा है वन जोन आईए में डेटा आप कब ले जाना चाहते हैं। यहां पे मैंने लिखा 90 डेज, यानी कि अगले 30 दिन मेरा डेटा कहां पे रहना चाहिए, इंटेलिजेंट टीयरिंग में। अब आपसे बोल रहा है कि ये जो ट्रांजिशन फेज आपने लिखा है ना, करंट वर्जन्स के लिए लिखा है। अगर आपने बकेट पे वर्जनिंग इनेबल कर रखा है तो ट्रांजिशन फेज आपको किन के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, प्रीवियस वर्जन्स या फिर ओल्ड वर्जन्स के लिए। तो आप चाहते क्या है, जैसे ही मेरा स्टोरेज की क्लास करंट वर्जन का चेंज हो, साथ के साथ किसका चेंज हो जाना चाहिए, प्रीवियस वर्जन का, राइट। हाँ जी। तो आपसे बोल रहा है कि सेम ऑर्डर में आप प्रीवियस वर्जन जो नॉन करंट वर्जन हैं उनके लिए भी आप स्टोरेज का ट्रांजिशन फेज डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी वर्जनिंग हमने इनेबल नहीं कर रखा है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, डिसेबल। अब आपसे बोल रहा है कि एक्सपायर कितने दिन के बाद आप करना चाहते हैं। तो एक्सपायरी फेज में आप देखो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा एक्सपायर करंट वर्जन्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितने दिन के बाद। अब कोई मेरे को बताएगा कितने दिन के बाद हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं डेटा को, सोच के थोड़ा सा बताना मेरे को, है ना। 90 days। या राइट, 90 डेज क्यों, क्योंकि आपका लास्ट 90 का ही है ना, हाँ। तो उसके बाद। देखो इन्होंने कौन से वैल्यू को देखा, इसको देखा, 90 डेज क्यों है। देखो यहाँ पे ना एक 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 टर्म हम यूज करते हैं लाइफ साइकिल में जिसको हम बोलते हैं डेटा एट रेस्ट। डेटा एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट्स का स्टोरेज क्लास चेंज करो, जब आप ऑब्जेक्ट्स का स्टोरेज क्लास चेंज करो ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग द लाइफ साइकिल रूल। जब तक आपका रूल किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा ना तब तक आप डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला, आपने यहाँ पे बाई मिस्टेक से सपोज करो क्या कर दिया, 60 लिख दिया, तो आपको क्या एरर दे दिया उसने नीचे, द इंटीजर वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 90। क्योंकि 60 डेज में तो डेटा आपका कहां पे होगा, इंटेलिजेंट टीयरिंग में। डेटा एट रेस्ट का मतलब है ऐसा कंडीशन मेरे को बताओ जब आपके स्टोरेज की क्लास चेंज नहीं होगा। तो मैंने बोला 90 दिन के बाद जब डेटा मेरा 1 जून आईए में आएगा ना, वहां पे मेरे स्टोरेज की क्लास चेंज नहीं होगा, तो उस वाले स्टेट को हम बोलते हैं डेटा एट रेस्ट। और जो एक्सपायरेशन जो रूल काम करता है ना, डिलीशन वाला रूल, वो हमेशा डेटा एट रेस्ट कंडीशन पे काम करता है। डेटा की स्टोरेज क्लास आगे चेंज ना हो तब आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 91। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपल आपसे बोल रहा है, देखो ये आपने टाइमलाइन समरी है उसका, ऑब्जेक्ट अपलोड होंगे 30 दिन के बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टैंडर्ड आईए में, 60 दिन के बाद इंटेलिजेंट टीयरिंग में, और 90 डेज के बाद 1 जून आईए। फिर आपका 91 डेज पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, एक्सपायर। क्रिएट किया मैंने रूल को, सिंपल है, इसका बड़ा आपको अंडरस्टैंड करना है, वर्जनिंग इनेबल करना है तो दो रूल आपको एक्सपायरेशन के लिखने पड़ेंगे, दो ही आपको ट्रांजिशन, फॉर द करंट वर्जन और फॉर द प्रीवियस वर्जन्स या फिर ओल्ड वर्जन्स। अब इस रूल को हम वेट तो कर नहीं सकते कि हम लोग 90 दिन वेट करें, रूल हमने राइट कर दिया, आपको क्लियर होना चाहिए कि रूल हमने कैसे लिखा है बस। ठीक है, एक नया रूल लिखना चाहते हैं तो फिर से आप क्रिएट लाइफ साइकिल रूल और सेम ऑर्डर में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सर ये